वेलकम टू स्टडी विद परी। जैसे कि आप हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी हिस्ट्री तो ख़त्म हो चुका है। चलिए अब 6 क्लास का ही ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है। अगर जो हिस्ट्री नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में देखें, आपको हिस्ट्री का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ज्योग्राफी का क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में क्या है, सौरमंडल के बारे में बता रहा है कि सौरमंडल। क्लास फर्स्ट जो है ना, सौरमंडल के और पृथ्वी के बारे में बताता है कि सौरमंडल क्या है और पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, सौरमंडल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं सौरमंडल में, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम लोग सौरमंडल के बारे में। तो बताता है सौरमंडल में, चलिए देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आकाश में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। देखते हैं सूर्यास्त के बाद, मतलब सूर्य डूबने के बाद हम लोग देखते हैं आकाश, तो कितना अच्छा लगता है। आकाश में पहले एक दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती ही जाती है। आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत में आकाश में 1 से 2 तारे दिखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, आप सितारों को नहीं गिन सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। पूरे आकाश जो है ना छोटी छोटी बिंदु जो होती है चमकदार वस्तुओं से भर जाती हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ धुंधले होते हैं तो कोई चमकीले भी होते हैं। जैसे देखने में लगता है जैसे कि मतलब कि वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है हमको देखने में, मानो कि आकाश हीरे से जड़े हुए, हीरे टाइप के दिखते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ टिमटिमाते जो है ना वो अलग तरीके से हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बिना टिमटिमाहट के जो है चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बिल्कुल देखते होंगे आप, प्रतिदिन जो है चंद्रमा को भी आप देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्ण चंद्र को जो है आप महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जिस दिन पूर्ण चंद्र होता है उस दिन पूर्णिमा कहते हैं उस दिन को। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह जो है नए चंद्रमा की रात्रि की जो है ना अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य जो है ना बहुत अधिक चमकता है, इसलिए रात की प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जो छोटे छोटे देखते हैं आप हीरे की तरह, उसको क्या कहते हैं तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बहुत बड़े आकार के भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये किसी से बने होते हैं तो गैस से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जो अनगिनत तारे हैं वो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। क्या चंद्रमा चमकता है, जब ये तारे चमकते हैं तो क्या वहाँ की ऊष्मा हमारे पास थोड़ा थोड़ा आता है, और गर्मी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही अधिक दूर है।
तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं, मोती की तरह। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह तथा द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। तारे के जो विभिन्न समूह होते हैं, जैसे अनेक एक तारे जो है ना मिल जाते हैं, उसे जो है ना क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। जैसे एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा, जैसे इस टाइप का होता है, उसे समूह के जो तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर और बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र है, नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। कौन है? सप्तऋषि। 7 ऋषि मतलब कि 7 तारे होते हैं। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है? अर्शा मेजर का भाग है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अर्शा मेजर का भाग है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और कुछ तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। मतलब अपने पूछिए कि और तारे को दिखाएं, ग्रह को दिखाएं और नक्षत्र को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले जो थे वो दिशा का निर्धारण किस चीज से करते थे? तो तारों की सहायता से करते थे। उसकी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तर दिशा के जो तारा बताता है उसे कौन सा तारा कहते हैं? ध्रुव तारा। मतलब कि ध्रुव तारा जो है दिशा भी बताता है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किसकी सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, कहता है यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। सप्तऋषि तारे को जो है खींचे और आगे की ओर बढ़ाए तो क्या कहला? ये जो है ना किसको इंगित करता है? ध्रुव तारे को, जो कि क्या करता है? ध्रुव तारा दिशा बताता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को जो है ना क्या कहते हैं? ग्रह में कोई अपनी उष्मा नहीं होती है, इसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं पिंड। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइड कहते हैं, शब्द से बना है प्लेनेटाइड। ग्रीक भाषा जो है ना प्लेनेटाइड से बने होते हैं, प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, ग्रह जो है चारों ओर घूमते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। और सूर्य क्या बताया था? सूर्य जो है ना एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश जो है ना, प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। हमारे ऊपर जो है ना सूर्य का प्रकाश आती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य जो है ना अगर पूछ दे पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? ये तारा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कहता है कि जैसे चंद्रमा को देखने पर जो है ना चंद्रमा की तरह ही चमकती प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ सौरमंडल देख रहे होंगे आप, यहाँ पे सौरमंडल है। ठीक है, देखिए नेपच्यून हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रह है, 9 ग्रह होंगे। तो 9 ग्रह देखते हैं यहाँ पे। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के जो है सबसे नजदीक तारा कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह जो है ना मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं क्षुद्र ग्रह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और एक है नेपच्यून। ठीक है, तो ये सारे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कितने दिन में परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे याद करने लायक है
कि बुध जो है ना सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करते हैं? 88 दिन में करते हैं। और शुक्र जो है 59 यानी 59 दिन में करते हैं। शुक्र जो है ना वो अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करते हैं? तो 59 दिन में। और ये जो है सूर्य के परिक्रमा बुध कितने दिन में? 88 दिन में करते हैं। और पृथ्वी कितने दिन में करते हैं? सॉरी, अपने अक्ष पर बुध जो है ना 59 दिन में और 88 दिन में करते हैं सूर्य की परिक्रमा। और शुक्र जो है 255 दिन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 255 दिन। और अपने अक्ष पर करते हैं 243 मतलब कि 243 दिन करते हैं। और सूर्य जो है ना या पृथ्वी जो है 365 दिन में जो है अपने सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। अपने अक्ष पर एक दिन लगा देते हैं। चंद्रमा की संख्या कितनी होती है? कहता है पृथ्वी की चंद्रमा कितने हैं? एक। मंगल जो है 667 दिन में करते हैं, अपने अक्ष पर एक दिन में। और चंद्रमा कितनी है? दो, मतलब कि उपग्रह कितनी है मंगल की? दो हैं। और बृहस्पति जो है अपने सूर्य के चारों तरफ जो है 11 साल लगा देते हैं, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगा देते हैं इस पृथ्वी। और अपने अक्ष पर करते हैं 9 दिन में, सॉरी 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा कितनी है इसकी? 53 है। और शनि जो है 29 साल लगा देते हैं शनि, 29 साल 5 महीने। अपने अक्ष पर जो है 10 घंटे 40 मिनट में कर लेते हैं। और चंद्रमा की संख्या 53 है। यूरेनस को देखें तो 84 दिन में और सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर लगाते हैं 17 घंटे 14 मिनट में। और इसकी जो है ना यूरेनस की जो है संख्या कितनी है? उपग्रह है 27। और नेपच्यून जो है ये सूर्य की परिक्रमा 164 दिन में करते हैं, 164 साल में करते हैं। और अपने अक्ष की घूर्णन जो है 16 घंटे 7 मिनट में करते हैं। सॉरी। चंद्रमा की संख्या 13 है। चलिए आगे देखते हैं। वो याद करने लायक था, आप याद कर सकते हैं। आसपास में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसपास में दिखने वाला जो भी चंद्रमा दिखता है वो क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं। जैसा कि हमने देखा चंद्रमा कुछ का था, सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। सूर्य जो है ना सौरमंडल में एक सूर्य होता है और 8 उपग्रह होता है और उपग्रह भी होता है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं सौरमंडल में, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। चलिए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, एक एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है? तो गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है ना सौरमंडल में प्रकाश जो है ना अकेला है जो प्रकाश देता है पूरा सौरमंडल को। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, दूरी के अनुसार देखते हैं तो पहले बुध आता है, फिर शुक्र, मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मदर, जस्ट, नेपच्यून, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग खुद इतना पढ़ लेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
सौरमंडल का के जो सभी 8 ग्रह हैं वो निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किसके लगाते हैं? सूर्य के। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए मतलब कि किस रास्ते से लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। बुध को, शुक्र को पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, यानी जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग समान, पृथ्वी के ही समान है। शुक्र और पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है, शुक्र और पृथ्वी को जो है जुड़वा ग्रह और जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का आकार जो है सेम है। अभी तक प्लूटो की एक ग्रह माना जाता था, कहता अभी तक जो है ना प्लूटो को एक ग्रह माना जाता है, इसलिए 9 हमने कहा, लेकिन अब इसको उपग्रह में रख दिया गया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 जो है ना सिरस एवं प्लूटो बौने ग्रह में कहे जाते हैं। किसमें कहे जाते हैं? बौना ग्रह में अब रखा गया प्लूटो को। चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है ना तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां कौन सा ग्रह है? तीसरा। और आकार में देखा जाए तो 5वां है, सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कैसी है? थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आभा। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इतना उपग्रह है, 8 में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पाए जाते हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पृथ्वी एक वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी पे ही ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। अंतरिक्ष में दिखने पर, अगर अंतरिक्ष से देखे तो पृथ्वी जो है ना नीला रंग के दिखाई पड़ता है। कौन सा कलर का? नीला कलर का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है ना पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह जो है ना वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? और भी नीला ग्रह के रूप में देखा जाता है। चलिए चंद्रमा को देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, जो कि चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं सूर्य और चंद्रमा की दूरियां। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? एक भाग, जो कि 57% जो है सिर्फ दिखाई पड़ते हैं हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा को दिन अच्छे से देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले में दिखाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ना ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं?
तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे पत्थर। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चंद्रमा कतः चमकदार प्रकाश प्रतीत उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जैसे कि आज लोनार झील देख रहे होंगे महाराष्ट्र में, उल्का पिंड के गिरने से बना है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। बता रहा है कि उल्का पिंड जो है लाखों तारों का एक समूह, यह पट्टी आकाश गंगा है। ठीक है, यह जो पट्टी आप देखते हैं वो पट्टी क्या होते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से ही की गई है। इस प्रकार इसका नाम जो है ना आकाश गंगा का पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इसी प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आकाश गंगा जो है ना मिलकर क्या ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए ब्रह्मांड जैसे देखिए तो सबसे आया पृथ्वी, फिर सौरमंडल, आकाश गंगा, फिर ब्रह्मांड में हम लोग सब रहते हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तब आप पृथ्वी पर है था। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ख़त्म हो चुका है। तो हमने पढ़ लिया भूगोल का, ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जहाँ समझ में नहीं आया हो कमेंट ज़रूर करें आप लोग, और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।